हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। पिछले वीडियो में 17 तक प्रश्न सॉल्व किए थे। आज 18वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। 18वां प्रश्न पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0 और एक आई दिए कोटि 2 का तत्समक आव्यूह ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक आई है तो आई हम जानते हैं 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोटि 2 माने 2×2 ऑर्डर का है। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। सिद्ध करना है प्रूव दैट आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। LHS लेंगे। LHS इक्वल आई प्लस ए। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है, और प्लस ए है 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0 और इनको ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करोगे 1, 0 में -10 अल्फा अपॉन 2 तो -10 अल्फा अपॉन 2, 0 में 10 अल्फा अपॉन 2 तो 10 अल्फा अपॉन 2 और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1। इस तरह से LHS कंप्लीट हो गया। RHS लेंगे। आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आई माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे। आई है 1 0 0 1 तत्समक मैट्रिक्स है। ए है 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0 इंटू आई माइनस ए हो गया इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इनको घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से -10 अल्फा अपॉन 2 घटाओगे तो प्लस के हो जाएंगे 10 अल्फा अपॉन 2 और 0 में से 10 अल्फा अपॉन 2 घटाओगे तो माइनस के 10 अल्फा अपॉन 2 आएंगे। 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कर लेते हैं। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू होगा तो 1 का कॉस अल्फा से इंटू होगा तो कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 का साइन अल्फा से होगा तो साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा अपॉन 2। सेकेंड रो से इंटू करेंगे फर्स्ट रो का तो 1 का माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 का कॉस अल्फा से करोगे तो कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा अपॉन 2। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा
तो माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन टू का कॉस अल्फ़ा से होगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा अपॉन टू, और 1 का साइन अल्फ़ा से होगा तो प्लस साइन अल्फ़ा। सेकंड कॉलम से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन अल्फ़ा अपॉन टू का साइन अल्फ़ा से, तो साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा अपॉन टू, 1 का कॉस अल्फ़ा से तो प्लस कॉस अल्फ़ा। अब टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा होगा साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन का वही साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, माइनस कॉस अल्फ़ा, टेन का साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा टेन का साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस कॉस अल्फ़ा। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस अल्फ़ा अपॉन टू एलसीएम आएगा तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का कॉस अल्फ़ा से होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन टू, और इस पूरे के अपॉन आएगा एलसीएम कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। नीचे भी कॉस अल्फ़ा अपॉन टू एलसीएम आएगा तो इसका इधर इंटू होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का इंटू करोगे तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, इधर कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का इधर इंटू होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। इस कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का इधर होगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन टू, प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका इंटू करोगे तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। एलसीएम आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए है अल्फ़ा और बी है अल्फ़ा अपॉन टू, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, और अपॉन आएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, माइनस, इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब फार्मूला लगेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन टू, और अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, पूरे के अपॉन में है। यहाँ पर इधर से लिखना पड़ेगा, या तो फार्मूला लगा दो, यहाँ से पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का होता है, तो ए है अल्फ़ा माइनस बी है अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, एलसीएम वाला है। दोबारा समझो, इधर से पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए अल्फ़ा है और बी है अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और यहाँ इधर से पढ़ना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है ए अल्फ़ा बी ए अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन एलसीएम आ गया कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा में से अल्फ़ा अपॉन टू घटाओगे तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, इसमें फार्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का होता है, तो साइन ए है अल्फ़ा बी है अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू,
और अल्फ़ा में से अल्फ़ा अपॉन 2 घटाओगे तो साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा में से अल्फ़ा अपॉन 2 तो अल्फ़ा अपॉन 2 आएगा अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। आगे देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो आएगा 1। यहाँ पर अल्फ़ा में से अल्फ़ा अपॉन 2 घटेगा तो माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। साइन अपॉन कॉस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो 1, तो इक्वल 1 साइन अपॉन कॉस माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 और टेन अल्फ़ा अपॉन 2 और 1। अब आप देखो LHS क्या है आपकी 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2, टेन अल्फ़ा अपॉन 2 1, तो LHS RHS दोनों इक्वल हो गई। अतः देयरफॉर LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। अच्छा प्रश्न है, कभी कभी पेपर में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लैंग्वेज वाला प्रश्न है। 19 वाले प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं। प्रश्न पढ़ते हैं, उससे आपको आइडिया आएगा। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। 30,000 रुपये का कोष है माने उसके पास 30,000 रुपये हैं, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। दो अलग अलग बॉन्ड में जमा करना चाहता है और प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, 5% एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त होता है और द्वितीय बॉन्ड पर 7% एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वार्षिक प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा आव्यूहों का गुणा करके बताना है आपको कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें। माने 30,000 रुपये में से पहले बॉन्ड में कितने जमा करें और दूसरे में कितने जमा करें, जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज, इसमें दो पार्ट हैं, 18,000 रुपये प्राप्त हो जाए और 2,000 रुपये प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको अभी ये बता रहा था कि ऐसे 1 दर्जन केले हैं, 5 रुपये में आते हैं और 2 दर्जन केले हैं जे अलग, या 2 दर्जन केले की जगह अपन कुछ और ले लेते हैं। संतरे हैं जे 10 रुपये में आते हैं और 3 दर्जन आम हैं 20 रुपये में आते हैं। तो कुल कितना रुपया खर्च हुआ उनका, कुल कितने रुपए हुए। तो देखो इधर क्या करेंगे 1 2 3 रो मैट्रिक्स बनाएंगे। ये तो वस्तुओं की हो गई, इधर रुपये की 5 10 और 20। तो पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 का 5 से होगा 5 प्लस 2 का 10 से होगा 20 और 3 का 20 से होगा तो 60। तो 60 70 80 85 रुपये उसके खर्च होंगे टोटल। अब 1 दर्जन 5 रुपये के आते हैं और 2 दर्जन 10 रुपये के आते हैं संतरे, और 3 दर्जन आम 20 रुपये के आते हैं। तो 85 रुपये उसके खर्च हुए। ऐसे 1 दर्जन कीमत ये 1 दर्जन की है, 1 दर्जन की कीमत है। 1 दर्जन 5 रुपये के आते हैं, 1 दर्जन संतरे 10 रुपये के आते हैं
और 1 दर्जन आम 20 रुपए के आते हैं। और ये उनकी क्वांटिटी है, मात्रा है। केले 1 दर्जन है, संतरे 2 दर्जन है और आम 3 दर्जन है। तो आप वैसे यदि इनको करो बिना आव्यूह के गुणन के, तो देखो 1 दर्जन 5 रुपए के आते हैं, 1 दर्जन संतरे 10 रुपए के, तो 2 दर्जन कितने के आएंगे? 20 रुपए के। 1 दर्जन आम 20 रुपए के, तो 3 दर्जन 60 रुपए के और 85 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से आव्यूहों के गुणन द्वारा टोटल कीमत निकाली जाती है। पहली आव्यूह मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह होगी और दूसरी कॉलम आव्यूह होगी, क्योंकि इनका गुणा तभी होगा जितने कॉलम हैं उतनी वो हों, तभी गुणा होगा। तो इस तरह से इनको फिक्स कर लेते हैं, मैंने अभी हाल बताया था। तो 19वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कुल धनराशि है आपके पास, कुल धनराशि टोटल अमाउंट है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। और उसके पास 2 तरह के बॉन्ड में पैसा जमा करना है। तो अपन मान लेंगे, माना प्रथम बॉन्ड में जमा राशि अमाउंट डिपॉजिट इन फर्स्ट बॉन्ड बराबर RS X रुपये। तब देन द्वितीय बॉन्ड में जमा राशि 30,000 में से X कट जाएगा, 30,000 माइनस X रुपीज़ हो जाएंगे। टोटल 30,000 है। पहले बॉन्ड में यदि आपने 10,000 कर दिया तो दूसरे में 30 माइनस 10 20 रह जाएंगे। पहले में अपन ने X रुपये जमा कर दिए, तो दूसरे में 30,000 माइनस X रुपये जमा करने पड़ेंगे। प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज आपको मिल रहा है 5% और द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज मिल रहा है 7%। अब आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा आव्यूहों का गुणा करना है और पता लगाना है कि कितने कितने रुपए फर्स्ट में जमा करें और कितने सेकंड बॉन्ड में जमा करें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 रुपये हो जाए। ये वाला पार्ट करते हैं। कुल वार्षिक ब्याज टोटल एनुअल इंटरेस्ट इक्वल RS 18,000, 18,000। इधर वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए आव्यूह गुणन का उपयोग करेंगे। तो अपनी वो मैट्रिक्स बनेगी राशि की X और 30,000 माइनस X, और कॉलम मैट्रिक्स बनेगी 5% मीन्स 5/100, परसेंट होता है 1/100, तो 1%, तो 5 का इंटू करेंगे और ये 7/100 इक्वल 18,000, 18,000 रुपये हैं। इनका इंटू करेंगे, आव्यूह गुणन का उपयोग करना है। पहली वो का पहले कॉलम से, तो x का 5 से करेंगे तो 5x/100 और इसका 7 से करेंगे तो 21,000 माइनस 7x बटे 100 इक्वल 18,000। अब पहली वो में एक अवयव है, पहली मैट्रिक्स में एक है, दूसरे में एक है, तो आव्यूह की समानता से इक्वल हो जाएगा 5x/100 प्लस 21,000 माइनस 7x, 7 21, एक शून्य और आएगा, 2,10,000 हो जाएंगे अपॉन 100 इक्वल 18,000।
100 का इंटू कर दो एलसीएम लेके, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल 7 में से 5 घटाओगे -2x। जो उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। -2x इक्वल, अब ये देखो 18 लाख है और इसमें से 2,10,000 चले जाएंगे तो 15,90,000 बचेंगे। 1800 है जी, 18,000 नहीं है, 1800 है। 1800 हैं। अब जो हो जाएंगे 1,80,000 घटेंगे 2,10,000 में से तो 30,000 बचेंगे माइनस के। यहाँ पर 18,000 नहीं है प्रश्न में, कुल वार्षिक ब्याज है 1800, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 30,000 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15,000। तो x आ गया प्रथम बॉन्ड में जमा राशि, अतः देयरफॉर प्रथम बॉन्ड में जमा राशि बराबर 15,000, द्वितीय बॉन्ड में जमा राशि 30,000 माइनस x, तो 30,000 x आ गया 15,000, तो घटाओगे तो 15,000 आ जाएगा RS 15,000। तो ये आपका आंसर आ गया। पहले बॉन्ड में भी 15,000 जमा करना है और दूसरे बॉन्ड में भी यदि वो 15,000 जमा करे तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 19 वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। कुल धनराशि 30,000 है, प्रथम बॉन्ड में x मान लिया तो दूसरे में 30,000 माइनस x हो जाएगा। पहले पे 5% ब्याज है और दूसरे बॉन्ड पर 7% है। कुल वार्षिक ब्याज इतना है। कुल निकालेंगे गुणा करके, आरबीयू के गुणन द्वारा। गुणा क्यों करेंगे मैंने आपको बताया था रियाल दर्जन वाला उदाहरण लेके। तो x के मान आ गए, पहले और दूसरे बॉन्डों की राशि आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की पुस्तक 10 दर्जन, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं तो 12 का गुणा कर देंगे तो 120 किताब आ जाएंगी। केमिस्ट्री की 120 बुक्स हो जाएंगी। इसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की पुस्तक 8 दर्जन है। 8 दर्जन मीन्स 8 इंटू 12, 96 बुक्स हो जाएंगी। और इसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें 10 दर्जन है। 10 इंटू 12, 120 बुक्स हो जाएंगी।
इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दी है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक पर बुक्स कीमत है। इसलिए बुक्स निकाली, टोटल बुक्स क्यों निकाली हैं, प्रति किताब प्रति पुस्तक कीमत दी है, पर बुक्स आपको प्राइस दी है। यदि वो पर डजन देता, प्रति दर्जन देता, तो यहाँ पर किताब नहीं बनाते 12 का गुणा करके। तो प्रति पुस्तक कीमत, प्रति पुस्तक मूल्य कह दो या कीमत कह दो। रसायन विज्ञान की प्रति पुस्तक कीमत है RS80 और इसके बाद भौतिक विज्ञान की प्रति पुस्तक कीमत है 60 और अर्थशास्त्र प्रति पुस्तक कीमत है 40। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, आव्यूह, अब इसने आव्यूह गुणन नहीं कहा, बीजगणित, आव्यूह बीजगणित मीन्स मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा में जोड़ना, घटाना, गुणा तीनों आते हैं। तो अब अपन को देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो मैंने आपको इस टाइप का एक अभी एग्जाम्पल दे के समझाया था कि आव्यूहों के गुणन से टोटल कीमत आ जाती है। तो आव्यूहों का गुणन करना पड़ेगा। सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सभी पुस्तकों को बेचने से प्राप्त धनराशि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल बुक्स इक्वल, पहली जो मैट्रिक्स होगी वो किताबों की होगी और रो मैट्रिक्स पंक्ति अब भी होगा 120, 96 और 120 और दूसरी कॉलम मैट्रिक्स होगी, स्तंभ मैट्रिक्स होगी, ये कीमत की होगी 80, 60 और 40। अब आपको पहली रो का पहली कॉलम से गुणा करना है। गुणा क्यों करते हैं, इनटू क्यों करते हैं, क्योंकि उसने नहीं कहा, इससे पिछले प्रश्न में कहा था आव्यूह गुणन द्वारा, इसमें आव्यूह बीजगणित शब्द यूज हुआ है। तो गुणा इसलिए किया है कि गुणा करने से टोटल कीमत आती है। मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल में बताया था। तो 120 का इंटू 80 से होगा, पहली रो का पहले कॉलम से संगत अवयवों का गुणा होगा, पहले का पहले से प्लस दूसरे का दूसरे से 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40। तो 12 96, 2 जीरो आ जाएंगे, 36 और 54 और 3 57 और 12 चौक 48। इनको जोड़ लेते हैं, 0 6 8 और 7 15, 6 21 2 6 5 11 और 9 20, 20,160। अतः प्राप्त धनराशि रिसीव्ड अमाउंट इक्वल RS 20,160। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया, 20 सॉल्व हो गया। 21 और 22 OT टाइप के प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। दोनों ही प्रश्नों के लिए आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, उनकी कोटियाँ दी हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स X है तो X की कोटि, ऑर्डर ऑफ X दिया है 2/n, Y का ऑर्डर दिया है, Y की कोटि है 3/k
जेड का ऑर्डर है, जेड की कोटि 2/p, डब्लू, डब्लू की कोटि है n/3 और p की कोटि है p/k। ये आपको दिया गया है 21 और 22 दोनों इसी से होंगे। 21 देखते हैं, आपको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा वो निकालना है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, अब देखो P इंटू पी की कोटि देखें अपन, P की कोटि है पी वाई के, ऑर्डर ऑफ P, और y की कोटि है 3y के। अब आप देखो p इंटू वाई के लिए, मतलब p का y से गुणा कब होगा, p का y से इंटू कब होगा। मैंने बताया था पहली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में वो बराबर हो जाए तो इंटू हो जाएगा। तो पहली मैट्रिक्स में कॉलम के हैं और रो 3 हैं, तो जे यदि इक्वल हो जाए तो गुणा हो जाएगा। तो p और y के गुणा के लिए k इक्वल 3 होगा, कॉलम वो के इक्वल हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और गुणनफल की कोटि क्या आएगी, p इंटू वाई की कोटि आएगी, जो बच गए वो वाले अंक पी वाई के, पी वाई की कोटि आएगी p इंटू के। अब डब्ल्यू वाई की बात करें तो डब्ल्यू की कोटि क्या है n/3 और y की कोटि है 3y के। अब देखो डब्ल्यू वाई के लिए, डब्ल्यू और वाई के गुणनफल के लिए गुणा कब होगा, जब पहले की कॉलम और दूसरे के वो बराबर हों। तो ये तो 3 = 3 है ही, कोई मतलब ही नहीं है। अब के लिए कोटि क्या होगी, डब्ल्यू वाई की कोटि इंटू तो हो जाएगा, तो कोटि होगी आपकी n/y के। तो पी वाई और डब्ल्यू वाई की कोटि आ गई। अब इनको ऐड करना है तो जुड़ेंगे कब ये, पी वाई और डब्ल्यू वाई दो मैट्रिक्स आ गए के लिए, दो मैट्रिक्स तब जोड़ते हैं जब उनकी कोटियाँ समान हो। पी वाई की कोटि है पी वाई के और डब्ल्यू वाई की है एन वाई के। तो ये कब जोड़ेंगे, ये तब जोड़ेंगे जब n इक्वल p हो जाए, कोटियाँ समान हो जाए। के तो समान है, p और n अलग अलग है, तो n इक्वल p हो जाए तब ये आपस में जुड़ेंगे। तो दो कंडीशन मिल गई, k इक्वल 3 और n इक्वल p या p इक्वल n। तो इनके गुणा के बाद जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल 3 हो जाएगा और n इक्वल p या p इक्वल n हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। एक बार रिपीट करते हैं, पी वाई की कोटि दी है, पी और वाई का गुणा कब होगा, जब कॉलम रो के समान हो। तो k इक्वल 3 आ गया, गुणा के बाद पी वाई की कोटि आएगी p इंटू के। डब्ल्यू वाई का गुणा कब होगा, जब कॉलम रो के इक्वल होगा। तो कॉलम रो के इक्वल हैं, गुणनफल की कोटि क्या आएगी n/y के। अब इन दोनों को जोड़ना है, पी वाई और डब्ल्यू वाई को। दो मैट्रिक्स कब जोड़ते हैं, जब उनकी कोटियाँ समान हो। के तो समान है तो पी एन के इक्वल हो जाएगा, तो एन पी या पी एन इक्वल हो जाएगा। तो के 3 आ गया, पी एन, ये दो कंडीशन आ गई, यही आपको पूछा था। 22वां प्रश्न करते हैं। 22 वाले में n इक्वल p दिया है, तो 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है। तो देखो x का ऑर्डर क्या है, x की कोटि है 2/3, x की कोटि है 2/n, x की कोटि है 2/n।
और तो x की कोटि है, किसी मैट्रिक्स की कोटि 2/3 है, यदि उस मैट्रिक्स में 7 का गुणा कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो मैट्रिक्स में 1 2 3 4 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 5 6 3 कॉलम 2 रो हैं, 2/3 कोटि है। अब इसमें मैं किसी अंक का गुणा कर दूं, ऐसे 2 का गुणा कर दूं, 1 2 5 3 4 6, तो ये आएगा आपका 2 4 10 6 8 12। तो इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है, तो कोटि नहीं बदलती, जो x की है वही 7x की कोटि हो जाएगी। तो 7x की कोटि भी वही आएगी 2/n, जो x की है वही 7x की हो जाएगी। अब z की कोटि क्या है, z का ऑर्डर है 2/p, 2/p z की कोटि है, तो 5z की भी वही होगी 2/p। अब इनको घटाना है, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले ये घटेंगे कब, दो मैट्रिक्स कब घटते हैं, सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनकी कोटियाँ समान हो। तो 7x की 2/n है, ये 2/p है, तो ये कब घटेंगे, जब कोटियाँ समान हो। तो इनके घटाने के लिए 2 तो समान है, n = p हो जाएगा, n = p, जो कि आपको दिया भी है। अब n = p करोगे तो यहाँ पे देखें अपन 7x जो की कोटि है वो 2/n है, तो 2/n, अब n की जगह p कर दोगे तो 2/p हो सकती है। 5z की कोटि क्या है, 2/p है, और p की जगह भी n रख सकते हैं, तो ये भी 2/n हो सकती है। तो या तो दोनों की 2/n होगी या दोनों की 2/p होगी। तो आंसर या तो 2/n होगा या 2/p होगा। तो 2/p तो कहीं दिया नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/n सही हो जाएगा। 2/n और 2/n जब दोनों की कोटियाँ समान होंगी तब ये घट जाएंगे। यदि 2/p दिया होता तो वो भी आंसर सही होता। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। वीडियो को पॉज करके और नोट्स ज़रूर बनाएं। प्रत्येक वीडियो को जिस दिन डाला जाता है उसी दिन देख लिया करो, जिससे चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, कोर्स जल्दी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाते रहें, जिससे यदि भूल गए तो बाद में नोट्स में से देख के याद आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी शेयर करेंगे। धन्यवाद।